आर्य कौन थे? पहली बात तो यह कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु सन 1920 के बाद इसे प्रश्न बनाकर सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकारों और उसके बाद कुछ भारतीय इतिहासकारों द्वारा इतना उलझाया गया कि आधुनिक पीढ़ी के सामने आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, वह भारतीय थे या बाहरी थे, वह किस संस्कृति के पुजारी थे, उनका मूल धर्म क्या था, आदि आदि सवाल खड़े कर दिए गए। धीरे धीरे काल बदल रहा है, देश में सरकारें बदल रही हैं, इतिहासकार बदले, सोच बदली, यदि कुछ नहीं बदला तो एक सवाल कि आर्य कौन थे। नमस्कार, मेरा नाम है विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां आपको आपके इतिहास से रूबरू कराया जाता है। हाल ही में हरियाणा के राखी गढ़ी में मिले 4500 साल पुराने कंकाल के पैट्रस बोन के अवशेषों के अध्ययन का पूरा परिणाम सामने आने जा रहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग संस्कृत भाषा और वैदिक हिंदू धर्म की संस्कृति के मूल स्रोत थे। असल में पुरातत्ववेताओं द्वारा एक कंकाल को आधार बनाकर एक बार फिर यही साबित करने का प्रयास किया जाएगा कि आर्य भारी थे और हमलावर थे, क्योंकि जब 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार खोजी गई थी, तब अंग्रेज पुरातत्वविदों ने इसे तत्काल पूर्व वैदिक काल की सभ्यता संस्कृति के सबूत के रूप में स्वीकार लिया था और उन्होंने आर्य आक्रमणकारियों का एक नया सिद्धांत दिया था और कहा था कि उत्तर पश्चिम से आए आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट करके हिंदू भारत की नींव रखी। हालांकि वसंत सिद्ध यह मत रखते हैं कि जिस तरह से राखी गढ़ी में समाधियां बनाई गई हैं वह प्रारंभिक वैदिक काल सरीखी ही है। साथ ही वह ये भी जोड़ते हैं कि राखी गढ़ी में जिस तरह से समाधि देने की परंपरा रही है वह आज तक चली आ रही है और स्थानीय लोग इसका पालन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वह यह भी जोड़ते हैं कि यह वही काल है जिसमें आर्यों का भारत में प्रवेश माना जाता है, जैसा कि आर्य आक्रमण सिद्धांत मानने वाले निष्कर्ष निकालते हैं। चलो एक पल के लिए हम यह स्वीकार कर भी ले कि पश्चिमी विद्वान वास्तव में सही हैं और 1800 ईसा पूर्व के बाद आर्यों ने भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था, तो यहाँ के मूल निवासियों पर हमला कर विशाल भूभाग पर कब्जा भी कर लिया था। किंतु ध्यान देने योग्य बात है कि राखी गढ़ी या हड़प्पा में किसी तरह की हिंसा, आक्रमण, युद्ध का संकेत नहीं मिलता, किसी तरह के विनाश का संकेत भी नहीं मिलता और कंकालों पर किसी तरह की चोट का निशान भी नहीं मिलता। दूसरा, अगर आर्य बाहरी और वेद को मानने वाले लोग थे, यदि एक पल को यह भी स्वीकार कर लिया जाए तो आर्य जहां से आए थे आज वहां वैदिक सभ्यता के लोग क्यों नहीं रहते? क्या वहां एक भी वैदिक सभ्यता का नागरिक नहीं बचा है? आज मात्र एक कंकाल के डीएनए से यह साबित किया जा रहा है कि उसका डीएनए दक्षिण भारतीय लोगों से काफी मिलता है। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यह कंकाल किसी व्यापारी भ्रमण पर निकले किसी जिज्ञासु अथवा किसी राहगीर का नहीं होगा? यदि कल दक्षिण भारत में मिली किसी कंकाल का डीएनए उत्तर भारत के लोगों से मिलता दिखता जाए, तब क्या यह सिद्धांत खड़ा कर दिया जाएगा कि आर्य मूल निवासी थे और द्रविड़ हमलावरों ने उन पर समुद्र के रास्ते हमला किया था और इस भूभाग पर कब्जा कर लिया था? यह एक काल्पनिक मान्यता है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने निश्चित रूप से भारत पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि उस समय भारत था ही नहीं। वास्तव में भारत को एक सभ्यता के केंद्र के रूप में आर्यों ने ही विकसित किया था। पश्चिमी पुरातत्ववेता एक तरफ से तो आर्यों के भारत के बाहर से आने के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके साथ द्रविड़ भाषा बोलने वाले सिंध के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे थे। तो फिर आखिर भारत के मूल निवासी कौन थे? तीसरा, आर्य अगर बाहरी थे, उनकी भाषा संस्कृत थी, तो आज यह भाषा भारत के अलावा कहीं और क्यों नहीं दिखाई पड़ती? क्यों उत्तर और दक्षिण भारतीयों के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक परंपरा एक हो गई है? अरबों, तुर्कों, अफगानियों ने भारत पर हमला किया, अनेक लोग यहाँ बस भी गए, तो क्या उनकी भाषा, उनका मत उनके देश से समाप्त हो गया? नहीं हुआ है आज भी, बिल्कुल भी। आज सामाजिक और धार्मिक स्तर पर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, म्यांमार आदि देशों में भारतीय वैदिक परंपरा के चिन्ह मिलते हैं। क्या इन देशों में भी आर्यों ने आक्रमण किया था? हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आर्य, चाहे वे मूल रूप से मंगल के निवासी हो या फिर भारत के, भारतीय सभ्यता के निर्माता वही थे। इनकी जड़ें वैदिक संस्कृति में थी, जिनकी खनक पूरे देश में सुनाई देती है। आखिरकार यही वैदिक लोग भारत के लिए विदेशी हैं, क्योंकि वे 1800 ईसा पूर्व में कथित रूप से भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो फारसियों ने भी 1000 ईसा पूर्व बाद फारस में प्रवेश किया था, तो क्या वह भी फारस के लिए विदेशी हो गए थे? 2000 ईसा पूर्व ग्रीस में प्रवेश करने वाले ग्रीक वहां के लिए क्या विदेशी हैं?
फ्रांसीसी फ्रांस के लिए विदेशी हैं, क्योंकि उन्हें भी पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन विजय के दौरान लैटिन उपनिवेशवादियों द्वारा लाया गया था। यदि वे सब विदेशी हैं तो क्या आज समस्त संसार में कोई भी मूल निवासी नहीं है? इससे पता चलता है कि यह सब हम भारतीय हिंदुओं को अपराध बोध से ग्रसित करने के लिए, आपस में बांटने के लिए काल्पनिक इतिहास घड़ दिया गया था। वैदिक लोग भारतीय सभ्यता के निर्माता हैं। इस तथ्य को कोई भी नहीं बदल सकता कि यह वैदिक संस्कृति थी जिसने भारतीय सभ्यता को जन्म दिया। वैदिक धर्म भारत की मूल संस्कृति है और कुछ भी इस तथ्य को बदल नहीं सकता है। मगर अभी तक जो भी कुछ राखी गढ़ी और यूपी के सिनोली में मिला है, उससे एक बात तो साफ है कि इतिहास में कुछ तो जरूर बदलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके जानकारियों वाले वीडियो रोजाना अपलोड होते रहते हैं। मैं मिलता हूँ जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,